फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये राम जी का है। राम जी जयपुर से अपना शहर धारूहेड़ा हरियाणा के आ रहे थे, तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना, धन्यवाद। दोस्तों, ये जो कहानी है ये एक युवक राम जी का है। राम जी अपने सिस्टर के यहाँ जयपुर में गया था किसी काम से। वापसी में जब आ रहा था तो रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे अपना बस स्टैंड पर वो उतरा। हरियाणा के संडे का दिन था, रात ज़्यादा हो गई थी, कोई सवारी नहीं नज़र आ रही थी उसको। हर तरफ उसने अपनी निगाहें दौड़ाई, लेकिन कोई सवारी नाम का चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। वैसे बस स्टैंड से उसका घर जो था करीब 4-4.5 किलोमीटर के आसपास में था। उसके पास कोई ज़्यादा सामान भी नहीं था। एक पिट्ठू बैग था जो अपने पीठ पर लगाए हुए था। उसने सोचा कि अगर कोई सवारी नहीं मिलती है तो पैदल ही हम चल देंगे, आधा पौन घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद में सवारी तो मिली नहीं। वो चल पड़ा पैदल ही। राम जी जाता रहा आगे की तरफ। तभी पीछे से एक ऑटो रिक्शा की आवाज़ आ रही थी। उसने मुड़ कर देखा तो एक ऑटो रिक्शा उसकी तरफ आ रही थी। वो रुक गया, शायद ऑटो रिक्शा वाला खाली हो। ऑटो रिक्शा वाला जैसे पास में आया उसने हाथ दिया तो ऑटो रिक्शा वाला रुक गया था। बोला, हाँ बाबू, कहाँ जाएंगे? लेकिन आवाज़ इतनी उसकी भारी थी, बहुत ही ज़्यादा भारी। ऐसी आवाज़ तो इंसान कभी निकाल नहीं सकता। वो चौंक करके पीछे की सीट की तरफ देखा तो उसमें एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। चेहरा उसका चमक रहा था, बहुत ही सुंदर थी। वो लड़की बोली, अरे बताओ ना बाबू, आप कहाँ जाओगे? राम जी बोला कि आप तो पहले ही से बैठे हैं मैडम, तो मैं कैसे ऑटो लेके जा सकता हूँ। लड़की बोली कि बस मुझे अगला चौक पर ही उतरना है, इसके बाद आप ले जाइएगा जहाँ आपको जाना है ऑटो। हाँ भैया, सही कह रहे हैं ना? ऑटो वाला की तरफ उसने देख करके बोला। ऑटो वाला ने अपना सर हिला दिया। मैं बोला, ठीक है भैया, मुझे इस जगह पर जाना है, बताओ कितना पैसा लोगे। वो पैसा सही बताया था, जो जायज़ था। मैंने, ठीक है भाई, मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन हमें जल्दी छोड़ देना। बोला, हाँ हाँ बिल्कुल जल्दी छोड़ेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए भैया। वो अपनी भारी आवाज़ में फिर बोला। मैं आवाज़ उसकी देख करके थोड़ा सा हमसा गया था। तभी वो बोला, भाई मेरे गले में कोई खराबी है और इसका मैंने बहुत इलाज कराया लेकिन सही नहीं हो पाया, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ बहुत ही भारी है। मैं उसकी तरफ देख करके सर हिलाया और मैं ऑटो में उस लड़की के बराबर में बैठ गया। ऑटो झटके से उसने चला दिया। तभी वो लड़की अपने एक छोटा सा बैग था, उसमें से कोई इत्र का शीशी निकाली और अपना बदन पर लगाने लगी। उसकी जो खुशबू थी बहुत ही अलग थी। वैसा मैंने इत्र बहुत कम ही सूंघा है या देखा है या महसूस किया है। अजीब तरह की खुशबू थी, बिल्कुल मदहोश करने वाली। मैं उसकी तरफ चौंक के देखा तो मुझे देख करके वो मुस्कुरा दिया। फिर मैंने झटके से रोड के साइड में देखने लगा। थोड़ी देर में वो जो चौक बताई थी कि अगले तो चौक तक जाना है, वो चौक पीछे निकल गया। मैं ऑटो वाले से बोला, भैया मैडम को उतारा नहीं, वो चौक तो पीछे चला गया। वो तो कुछ बोला नहीं, ऑटो चलाता रहा।
यानी कि भैया भैया, अरे वो मैडम को उतारो सही, चौक पीछे निकल गया, फिर घूम के आओगे क्या? फिर क्या था, वो लड़की मेरी तरफ देखी और मेरे सर पर अपना हाथ ऐसे रख दिया हंसते हुए, और उसका सर पर मेरे हाथ रखना था। ऐसे लगा कि मैं नींद में सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है तगड़ी, आंखें बंद होती जा रही थी और थोड़ी देर में ही मैं बिल्कुल सो गया था, मुझे अपना कोई होश नहीं था। फिर मेरे साथ क्या हुआ कुछ पता नहीं। जब मेरी आँख खुली तो मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि शरीर में जान बची ही ना हो। मैं अपनी आंखें खोला तो देखा मैं एक कमरे का अंदर में हूँ और धीरे धीरे मुझे वो सब घटना याद आने लगा। मेरे को समझ में ये आया था कि शायद मैं किसी चोर उचक्के का गैंग में फंस गया हूँ और वो हमारा पैसा, बैग वगैरह सब छीन लेंगे। और मैं हड़बड़ा करके उठा तो मैं देखा मैं चारपाई पर लेटा हुआ था और मेरे शरीर पर कपड़ा कोई था ही नहीं। मैं झाँक करके देखा नीचे तो कपड़ा मेरा सारा फर्श पर पड़ा हुआ था। मैं जल्दी जल्दी से कपड़ा पहना, मेरा बैग भी वहीं पड़ा था, मेरे जूते भी वहीं पड़ा था। मैं कपड़ा पहन करके और डर से इधर उधर देखने लगा। मैं समझा था कि मैं चोरों चक्कों की गैंग ने मेरा अपहरण कर लिया है और मुझे ये शायद फिरौती होती हमारे घर वालों से मांगेंगे, उनका यही मकसद होगा। लेकिन मुझे तो वहाँ पर कोई दिखा ही नहीं। हमारे कमरे में कोई दरवाज़ा था ही नहीं, पुराना सा कमरा था, 10 बाई 12 का लग रहा था। सब दीवार कई जगह से उखड़ी पड़ी थी सीमेंट के। मैं गैलरी में आया तो देखा लाइन से 3 कमरे और बने हुए थे और उन सब में ताला बंद था, बहुत पुराना जंग लगा हुआ ताला, शायद वो ताला कभी खोला ना गया हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर और मेरे साथ में ये हुआ क्या है। मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था कि आखिर जिन्होंने मेरा अपहरण किया था वो आखिर कहाँ चले गए, वो लड़की कहाँ चली गई, वो भारी आवाज़ वाला ऑटो रिक्शा वाला कहाँ चला गया। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं गैलरी में पूरा देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। बाहर सुबह की लाली फैल रही थी, उसका उजाला हर जगह नज़र आ रहा था। मैं डरते डरते बाहर निकला। बाहर तो जो मेन गेट था उसमें कोई दरवाज़ा था ही नहीं, शायद पहले लगा हो, कब्जे तो झूल रहे थे लेकिन कोई दरवाज़ा उसमें अब था नहीं, मौजूद नहीं था। मैं बाहर निकल कर देखा, वह जगह मुझे याद नहीं है कि मैं कभी इस जगह पर आया हूँ। बिल्कुल अनजान जगह थी मेरे लिए, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी मुझे बाहर एक रोड चलता हुआ दिखाई पड़ा, उसमें ट्रैफिक चल रहा था। मैं फिर उस पुराने मकान की तरफ देखा और मैं फिर दौड़ पड़ा रोड की तरफ में। रोड थोड़ी ही दूरी पर थी, मैं पहुंच गया था रोड पर। वहाँ थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक ऑटो वाला मुझे दिखाई पड़ गया। मैंने हाथ दिया तो रोक दिया। मैं अपने घर का पता बताया तो वह मेरी तरफ चौंक करके देखने लगा। बोला, बाबू जो आप पता बता रहे हो ना, यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है, इतना दूर तो हम कभी नहीं जाएंगे। एक काम कीजिए, मैं आपको स्टैंड पर छोड़ देता हूँ, बस के स्टैंड पर, वहाँ से बस पकड़ लीजिएगा, जल्दी पहुँच जाएंगे। मैंने बोला, भैया कौन सा जगह है ये? तो जो नाम बताया वो नाम तो मैंने सुन रखा था और वो जगह हमारे घर से वाकई 80 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं एकदम आश्चर्य में पड़ गया था। ऑटो वाला कुछ और सवाल पूछे
उससे पहले मैं ऑटो में बैठ गया था। ऑटो वाला मुझे ले जा कर के बस स्टैंड पर छोड़ा और थोड़ी देर में मुझे बस मिल गई थी। बस में बैठते ही मैं सो गया था। बहुत थकावट थी शरीर में, पूरा बदन दर्द कर रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ में रात में उस लड़की ने क्या किया है। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। मुझे बहुत अजीब तरह का एक एहसास हो रहा था, कहीं मेरे साथ में कुछ गलत तो नहीं हुआ है। इसी चीज़ का मुझे टेंशन थी। मैं बस की सीट पर सो गया था और तभी मुझे लगा कि मेरे बगल में वो लड़की आकर के बैठ गई है मेरे साथ में, है कि उसकी जो इत्र की खुशबू थी मेरे नाक में आ रही थी। हड़बड़ा करके मैं अपनी आंखें खोला तो देखा वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वो इत्र की खुशबू वहाँ पर ज़रूर आ रही थी। मैं एकदम बुरी तरह से डर गया था। अब मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि शायद मैं किसी चुड़ैल भूत के चक्कर में फंस गया हूँ। बहुत मैं अंदर से घबरा गया था। मैं अपने स्टैंड पर उतरा, अपने घर पर पहुँचा तो दिन के 11 बज चुके थे। मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही थी। जब मैं घर के अंदर प्रवेश किया, मम्मी कई तरह के सवाल पूछ रही थी कि तू तो कल ही चला था, तो रात भर कहाँ था। बहुत तरह की सवाल किए जा रही थी, लेकिन मेरा तबीयत ठीक नहीं था। एक तो पूरा बदन दर्द कर रहा था और लग रहा था मेरे शरीर में फीवर आ गया है, चढ़ गया है। मेरे बोलने का मन नहीं कर रहा था। मैं जा कर के अपने कमरे में और बेड पर लेट गया। मम्मी मुझे लेटता देखकर घबरा गई। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? पानी लेके आई। मैं थोड़ा पानी पी करके थोड़ा सा बेहतर लगा। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी कोई बुखार की दवाई है घर में? बोली हाँ। से खाली पेट नहीं खाते बेटा, तबीयत तेरी ठीक नहीं है क्या? मैंने कहा हाँ मम्मी। बोली मैं कुछ लाती हूँ बिस्कुट वगैरह, तब तुम दवाई खा लेना। बिस्कुट प्लेट में ले आई। मैं बिस्कुट खा करके अब बुखार की गोली खा लिया। फिर मैं आहिस्ते आहिस्ते मम्मी को सारी बात बताई। पापा कहीं गए हुए थे। थोड़ी देर में पापा भी आ गए। मम्मी ने सारी बात पापा को बताया। बात सुनकर पापा बहुत परेशान से हो गए थे। वो मेरी तरफ आ गए, मेरे सर पर हाथ फेरा और बोले कि हाँ तुझे तो बुखार है। क्या क्या हुआ तेरे साथ में रात में, मेरे को खुलकर बता बेटे, अपना दोस्त समझ करके। जो मुझे याद था मैंने वही बात फिर पापा को बता दिया। पापा मेरी बात सुन करके चिंता में डूब गए थे। फिर वो बाहर निकल गए मम्मी को इशारा करके। मैं सोचा कि शायद कुछ बात अलग हो। मैं भी उठ करके और उनकी बात सुनने की कोशिश करने लगा कि पापा आखिर मम्मी से क्या बात करने वाले हैं। वो मम्मी को बता रहे थे कि मैं सुना हूँ उस जगह पर जहाँ पर बेटा गया था, गलती से वो अपहरण करके ले गए थे, उस जगह पर एक चुड़ैल रहती है और वो बहुत सुंदर रूप बना करके और कुंवारे लड़कों को आकर्षित करती है। अगर उसके कोई रूप जाल में फंस गया तो ठीक है, नहीं तो वो कई तरह से उस लड़के को अपहरण करके ले जाती है, ज़बरदस्ती ले जाती है, बेहोश करके ले जाती है और उसके साथ में सोती है। और जिसको वो पकड़ ले तो वो ज़िंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ती है। पापा बताए जा रहे थे, मैं सुन रहा था और मैं अंदर से उनकी बात सुन कर के काँप रहा था। बहुत बुरी तरह से डर लग रहा था कि मैं सही में चुड़ैल के चक्कर में फंस गया। मुझे अंदर से बहुत घृणा आ रही थी। तभी पापा बोले कि देखो मैं जा रहा हूँ गुरुजी के पास में, अब इसका इलाज
गुरुजी ही कर पाएंगे। अब देखें क्या करते हैं वो। मैं निकल रहा हूँ। मैं अपने बिस्तर पर आकर के लेट गया। मुझे बहुत कोफ्त हो रही थी कि आखिर मैं रात में क्यों आया हूँ। दीदी मना कर रही थी अगले दिन चले जाना, लेकिन मैं ही नहीं माना। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था उस बात को कि दीदी की कहना मानना चाहिए था। मैं पलंग पर लेटते ही मेरे को नींद ने आ घेरा और मैं गहरी नींद में सो गया। तभी मुझे लगा कि मेरे बगल में वही लड़की आकर के लेट गई है और मेरे सर पर हाथ फेर रही है। मैं अचानक मेरी नींद डर से खुल गया, लेकिन मैं देखा तो लड़की तो थी नहीं। हाँ, लेकिन वो खुशबू इत्र वाली वहाँ पर फैली हुई थी। इसका मतलब पापा सही कह रहे थे कि वो लड़की साथ नहीं छोड़ती जिसको एक बार पकड़ लेती है। शायद अब भी वो यहाँ मौजूद हो। मैं बिल्कुल डर चुका था। मम्मी आई, बोली बेटा कुछ खा ले। मैंने कहा मम्मी मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है। फिर वो बोली कि कोई बात नहीं, दूध पी ले गिलास। ज़बरदस्ती वो दूध लेके आई। मैं दूध पिया। फिर मुझे नींद आ गई थी और मैं बहुत उल्टे सीधे सपने देख रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मेरे सर पर कोई हाथ फेर रहा है, तो मैं डर से आंखें खोल दिया। देखा तो हमारे कमरे में मेरे पापा भी खड़े थे, पापा के गुरुजी भी थे और एक दो लोग और भी थे, मम्मी भी थी। गुरुजी मेरे सर पर हाथ फेर रहे थे और पापा से बोल रहे थे कि देखो मैं 2 ताबीज़ देता हूँ, एक तो मैं पहना देता हूँ, इसके गले में हमेशा रहना चाहिए, और एक ताबीज़ को इमरजेंसी के लिए संभाल कर रखो, और ज़रूरत पड़े तो उसकी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन संभाल के ज़रूर रखना उसको, और ये ताबीज़ ये निकालने ना पाए। तब तक मैं जग ही गया था। वो मेरी तरफ देख के बोले बेटा तू बिल्कुल ठीक है, घबरा नहीं, तेरे को कुछ नहीं हुआ है, बस मामूली सा बुखार था और उतर गया है। वैसे मैं झाड़ फूँक कर दिया हूँ, डरने कोई बात नहीं है, लेकिन बेटे ये ताबीज़ हमेशा पहन के रखना, इसको निकालना नहीं, चाहे कोई कितना भी जोर लगाए लेकिन निकालना नहीं है ताबीज़ को। इस चीज़ का ध्यान रखोगे ना बेटा। मैं बोला जी जी बाबा, बहुत अच्छा, बहुत समझदार बेटा है मेरा, गुरुजी बोले, और पापा को लेकर के बाहर चले गए। अब मुझे समझ में आ रहा था कि मैं कितनी बड़ी खतरे में पड़ा हुआ था। लेकिन ताबीज़ पहनने के बाद में जो मेरा शरीर का दर्द था धीरे 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 गायब हो चुका था। शरीर में थोड़ा सा जान आ रही थी और शाम तक मैं लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाम को मैं खाना भी खाया, लेकिन मम्मी मेरे पास में अपना खाट डाल करके मेरे बगल में ही सोई थी। वैसे मैं कोई सपना नहीं देखा, ना वो चुड़ैल कभी आई रात में, ना वो इत्र का खुशबू आया। इसका मतलब जो गुरुजी ने ताबीज़ दिया था उसका असर था। अब मुझे यही कोशिश करना था कि इस ताबीज़ को हमेशा गले में पहन के रखूं, और वही मैंने किया। इस घटना को करीब करीब 15-16 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं भूलता नहीं हूँ। आज भी वो ताबीज़ मेरे गले में है। तो दोस्तों, ये थी राम जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, कोई कहानी है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे, दर्शक तक पहुंचाएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।